Now the next topic is objective of business. Now what we mean exactly with the objective? जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे माइंड में सर्टेन थिंग्स होती हैं कि हम बिजनेस से प्रॉफिट कमाएंगे, हमारी शॉप का साइज बड़ा हो जाएगा और हम उससे बहुत सारी चीजें अर्न करेंगे, मार्केट में हमारी एक अच्छी रेपुटेशन होगी. सो देयर आर सर्टेन एम्स, देयर आर सर्टेन गोल्स रिगार्डिंग अ बिजनेस. So first main objective of a business is market standing. What do you mean by market standing? कि मार्केट में हमारी एक रेपुटेशन होनी चाहिए, मार्केट के हिसाब से बिजनेस की ग्रोथ होनी चाहिए, मार्केट में एक बिजनेस का नाम होना चाहिए कि कल को अगर लोग पूछे कि यार इस चीज के लिए अगर कोई बेस्ट शॉप हो तो बताए, तो वो दैट शॉप का नाम हमारा होना चाहिए. तो ये हमारी एक मार्केट की स्टैंडिंग है, मार्केट की पॉपुलैरिटी हम कह सकते हैं सिंपल टर्म्स में. The next objective is innovation. Innovating your product, innovating your services and innovating your technique of production time to time is the best way to enhance your business capacities. क्योंकि अगर हम इनोवेशन नहीं करेंगे प्रोडक्ट में, हम सर्विसेज को इनोवेट नहीं करेंगे, हम टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट नहीं करेंगे, तो एक टाइम के बाद हमारा प्रोडक्ट, हमारा बिजनेस मार्केट से आउट हो जाएगा. सो जस्ट टू बी इन द कॉम्पिटिशन, जस्ट टू एस द मार्केट कैपेसिटीज, हमें क्या करना पड़ेगा, इनोवेशन को साथ लेकर के चलना पड़ेगा. द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्टिविटी. नाउ व्हाट इज एक्चुअली अ प्रोडक्टिविटी? कि वैल्यू ऑफ इनपुट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट को कंपेयर करना इज प्रोडक्टिविटी. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी, कि हमने कितने इनपुट्स लगाए और उसमें हमें कितना आउटपुट जनरेट हुआ. अगर हमारा आउटपुट जनरेशन इनपुट से ज़्यादा है, इट मीन्स हम अच्छा वर्क कर रहे हैं. बट अगर हम 1 लाख का मटेरियल लगा रहे हैं और हमें आउटपुट से 40,000 या 50,000 मिल रहा है, तो इट मीन्स हम इनएफिशिएंट काम कर रहे हैं. ठीक है. द नेक्स्ट पॉइंट इज फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज. बिजनेस को दोनों तरह के रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है. फिजिकल रिसोर्सेज लाइक मशीनरीज चाहिए, असेट्स चाहिए वर्क करने के लिए. फाइनेंशियल रिसोर्सेज लाइक हमें फंड्स चाहिए है, वर्किंग कैपिटल चाहिए है, जिससे हम टाइम टू टाइम वर्क कर सके. तो दोनों रिसोर्सेज को साइमल्टेनियसली प्रोक्योर करके लेके आना और उनका बेस्ट यूज करना, उनको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में लेकर आना बिजनेस में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Next point is earning profit. Now the earning profit is the major objective of business. But keep in mind, earning profit cannot be a sole objective of business. This question often comes in examination कि profit is a sole objective of business or profit is another main objective of business. So profit बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है. डेफिनेटली हम जो भी बिजनेस करते हैं वो प्रॉफिट के लिए ही करते हैं. बट इफ वी सी द हायरार्की ऑफ objective of business, then profit comes at the 5th position, at the 5th point. So profit is important but not that much important कि हम प्रॉफिट के लिए सारे मैल प्रैक्टिसेस शुरू कर दें, सारे इनएथिकल काम शुरू कर दें, ऐसा हम नहीं करेंगे. देन प्रॉफिट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपने जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस में किया है, आपने जो भी फंड्स बिजनेस में लगाए हैं, उसको रिटर्न में लेकर के आना है. हम बिजनेस इसलिए नहीं चलाते हैं कि हम हर बार सिर्फ कैपिटल लगाते जाएंगे और हमें आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा. तो उस इन्वेस्टेड कैपिटल पर रिटर्न अर्न करना इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस. रेस्ट देयर आर वेरियस एसेंशियल रीजंस जिसके लिए प्रॉफिट जरूरी होता है. नंबर 1 रीजन इज इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बिजनेस पर्सन. जैसे जॉब वाला बंदा है, जॉब वाला पर्सन है, तो वो तो जहाँ जॉब कर रहा है वहां से उसे सैलरी मिलेगी. प्रोफेशन वाला पर्सन है तो वो जब किसी को भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा तो उसको वहां से फीस मिलेगी. बट बिजनेस वाले के लिए क्या है? बिजनेस वाले के लिए जो वो प्रॉफिट अर्न करेगा वही उसकी इनकम होती है. इट इज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम फॉर हिम. तो इसलिए प्रॉफिट होना बिजनेस में जरूरी है. Second point is it can be a source for financing the meeting expansion requirement of the business. अगर हमें कभी भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स को मीट करना है या हमें नया एक्सपेंशन करना है, शॉप को बड़ा करना है या हमें एक से दूसरी ब्रांच ओपन करनी है अपने ही बिजनेस की, तो एट दैट टाइम वी नीड फंड्स. और हम हर बार तो बैंक से लोन नहीं ले सकते ना, तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत है? प्रॉफिट्स होने की जरूरत है. नेक्स्ट इज इट इंडिकेट्स द एफिशिएंट वर्किंग ऑफ बिजनेस. हम किसी भी शॉप को, किसी भी बिजनेस को एफिशिएंट वर्किंग तभी कहेंगे जब उसके पास प्रॉफिट्स हो रहे होंगे. हर बार वो कैपिटल लगा रहा है और हर बार लॉस हो जा रहा है, तो हम उस बिजनेस को अच्छा बिजनेस नहीं बोलते. नेक्स्ट इज इट कैन बी टेकन एज सोसाइटीज अप्रूवल ऑफ यूटिलिटी ऑफ बिजनेस. अभी सोसाइटीज अप्रूवल का नाम क्यों लिया यहाँ पर? डेफिनेट सी बात है कि कोई भी बिजनेस प्रॉफिट कब कमाएगा? जब उसके गुड्स सेल होंगे, जब लोग उसकी सर्विसेज को अवेल करेंगे और लोग उसके गुड्स खरीद रहे हैं ज़्यादा
उसकी सर्विसेज को यूज कर रहे हैं ज्यादा, इसीलिए उसको प्रॉफिट हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि उसका बिजनेस सोसाइटी को बहुत अच्छा लग रहा है, उसकी सर्विसेज सोसाइटी को बहुत अच्छी लग रही है, वो उसे अप्रूव करती है, इसीलिए उसके पास जाकर के खरीद रही है। नेक्स्ट इज इट बिल्ड अप अ रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। बिजनेस एंटरप्राइज जितना अच्छा प्रॉफिट कमाता है, उसकी रेपुटेशन उतनी ही ज्यादा हाई होती है और उतनी ही स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। नाउ व्हाई मैनेजर परफॉर्मेंस इज इम्पोर्टेंट? क्योंकि कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज में एक एंटरप्रेन्योर अकेले वर्क नहीं कर सकता, उसको अपने साथ में मैनेजर की जरूरत पड़ती है, जो सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करेगा, सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेटिंगली चला सकेगा। एंड फॉर दैट हमें मैनेजर्स को अपने पास एम्प्लॉय करना पड़ेगा। साथ ही साथ हमें मैनेजर के डेवलपमेंट के लिए, मैनेजर के मोटिवेशन के लिए भी स्कीम्स चलानी पड़ेगी, नई नई चीज़ों से उसको ट्रेन करना पड़ेगा सो दैट वो एफिशिएंटली वर्क कर सके। नेक्स्ट इज वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। सिमिलर जैसे हमें मैनेजर की जरूरत है, ऐसे ही हमें वर्कर्स की भी जरूरत है। वर्कर्स में एंटरप्रेन्योर को ये पता होना चाहिए कि व्हाट टाइप ऑफ वर्कर्स वी नीड। Either we need skilled labor or we need unskilled labor, or if we need both, then what can be the ratio of proportion? तो वहां पर हमें क्या चाहिए कि हमें कितने स्किल्ड रखने, कितने अनस्किल्ड रखने हैं, और उनको भी कैसे हमें ट्रेन करके रखना है, कैसे उन्हें मोटिवेट करना है, कैसे उनसे काम करवाना है, सो दैट वो अपनी हाईएस्ट एफिशिएंसी, अपना 100% बिजनेस को दे सके, जिससे बिजनेस अच्छे से ग्रो करे। Next point is social responsibility. Now social responsibility nowadays has become the most important point for any business, क्योंकि आज के डेट में सोसाइटी का पार्ट है बिजनेस, है ना। बिजनेस जितने भी रिसोर्सेज यूज कर रहा है, जितनी भी फैसिलिटीज ले रहा है, इट इज ऑल कमिंग फ्रॉम द सोसाइटी साइड। तो ये बिजनेस की एक मॉरल वैल्यू है, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी के लिए भी कुछ बेटर करे। अगेन दिस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पूरा चैप्टर है हमारे पास, जिसमें हम बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्कस करेंगे, और वहाँ ये भी देखेंगे कि सोशल रिस्पॉन्सिबल होना इम्पॉर्टेंट क्यों है किसी भी बिजनेस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज बिजनेस रिस्क। नाउ बिजनेस रिस्क एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए, क्योंकि कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जहाँ पर रिस्क नहीं होता। रिस्क सब जगह होता है, और डिपेंडिंग ऑन नेचर, डिपेंडिंग ऑन साइज, रिस्क का भी साइज बड़ा और छोटा होता जाता है। लाइक एक छोटी सी किराने की शॉप वाला है, एक छोटा सा ऐसे डेयरी प्रोडक्ट वाला है जो सिर्फ बेकरी आइटम्स रखता है, छोटी ब्रेड्स और मिल्क और ये सारी चीज़ें अगर सेल करता है, तो उसकी अगर डेली का इन्वेस्टमेंट ही हार्डली 5 to 10,000 है, तो उसके पास लॉस भी उतना ही छोटा होगा। बट एक थिंक अबाउट अ बिग कंपनी, थिंक अबाउट टाटा, बिरला, रिलायंस, जिनके एक दिन के इन्वेस्टमेंट करोड़्स में होते हैं, तो वहाँ पर उनका अगर लॉस भी होगा तो वो भी लैक्स और करोड़ से कम का नहीं होगा। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ बिजनेस, बिजनेस रिस्क भी फ्लक्चुएट होते हैं, बट रिस्क हर बिजनेस में होता है। तो यहाँ पर रिस्क क्या है? रिस्क का दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज स्पेक्यूलेटिव रिस्क एंड सेकेंड इज द प्योर रिस्क। स्पेक्यूलेटिव रिस्क वो होते हैं जहाँ पर हमें पॉसिबल चांसेस होते हैं फॉर लॉस एंड फॉर गेन एज वेल। लाइक मार्केट में कोई न्यू ट्रेंड आया, फॉर एग्जांपल हम गारमेंट्स के बिजनेस में डील करते हैं, है ना, और एक नया ट्रेंड आया है, कोई नई ड्रेसेस का डिज़ाइन आया है और हमें वो मैन्युफैक्चर करना है। तो अब हम अगर उसे मैन्युफैक्चर करने जाते हैं तो यहाँ पर एक रिस्क है ये कि अगर ये ट्रेंड चल गया तो डेफिनेटली बहुत सारे कंज्यूमर्स हमसे वो प्रोडक्ट खरीद के ले जाएंगे एंड वी विल बी द सोल सप्लायर ऑफ दैट प्रोडक्ट, और बहुत सारा प्रॉफिट भी हमें मिलेगा। बट अगर वो मार्केट में ट्रेंड नहीं चला तो हमने जितना भी इन्वेस्टमेंट उस सिंगल डिज़ाइन, उस सिंगल प्रोडक्ट के लिए लगाया होगा, वो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा और उसे के कोई मार्केट नहीं मिलेगा, उसके लिए कोई प्रोड्यूसर, कोई सेलर नहीं मिलेगा जो कि उस प्रोडक्ट को खरीदेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि पॉसिबिलिटी है हमें प्रॉफिट भी हो सकता है और पॉसिबिलिटी है कि हमें लॉसेस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज प्योर रिस्क। प्योर रिस्क वो होता है जहाँ पर गेन वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। मतलब यहाँ पर अगर रिस्क है तो कंप्लीटली रिस्क, अदरवाइज नो रिस्क। गेन का कॉन्सेप्ट प्योर रिस्क में नहीं चलता। लाइक अगर आपके यहाँ आग लग जाती है गोडाउन में या आपके स्टॉक में आग लग जाती है, तो आग लगने से या तो कंप्लीटली लॉस हो जाएगा या फिर हो सकता है कि आग अदर पार्ट में लगे, आपके स्टॉक में नुकसान ना हो, तो कोई नुकसान नहीं होगा। बट उस आग लगने से आपको कोई प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा।
ठीक है। नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का नेचर क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट है बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि अनसर्टेनिटीज क्या है? लैक ऑफ नॉलेज। फ्यूचर में क्या होगा, क्या ट्रेंड मार्केट में चलेगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कंज्यूमर के वही रहेंगे या चेंज हो जाएंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि आप टाइम टू टाइम के फैशन ट्रेंड को देखो, आप टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स को देखो, आप मोबाइल फोन्स के ट्रेंड्स को देखो, तो वहां से आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कितनी फास्टली अडेप्ट हुए हैं। तो यहाँ पर जाकर के क्या है, ये रिस्क की कैटेगरी में चला गया कि हमको कभी पता ही नहीं चला कि इतनी फास्ट चेंज हो जाएगा, और इस वजह से क्या होता है, बिजनेसेस में रिस्क उठाने पड़ते हैं। नेक्स्ट इज रिस्क एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। कोई भी बिजनेस बगैर रिस्क के चल ही नहीं सकता। या हम ये बोले कि अगर जब तक हमें बिजनेस में रिस्क फेस नहीं करना पड़ेगा तब तक हमें यह पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट में क्या अच्छा आ रहा है। अगर हम हमेशा सेफ साइड में बिजनेस करते रहेंगे, हम ऐसी चीज़ों में डील करेंगे जिसमें कोई इनोवेशन नहीं होता, कोई न्यू टेक्नोलॉजी नहीं आती, तो फिर हमें प्रॉफिट्स भी बहुत लिमिटेड मिलेंगे। Next is degree of risk depends mainly upon the nature and size of business. As I've said in starting कि हर बिजनेस के नेचर और साइज के हिसाब से उसका रिस्क फ्लक्चुएट करता है। जितना छोटा बिजनेस होगा उतना कम रिस्क होगा, जितना बड़ा बिजनेस होगा उसका रिस्क वॉल्यूम भी अकॉर्डिंगली ज़्यादा होगा। एंड नेक्स्ट, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया गारमेंट्स वाले का कि अगर वो उस न्यू ट्रेंड को अडेप्ट कर लेता है और उस टाइम पर अगर वो ट्रेंड किसी ने नहीं अडेप्ट किया और वो ट्रेंड लकीली कस्टमर्स को बहुत पसंद आता है, वो न्यू डिज़ाइन, तो उस टाइम पर मार्केट में वो उसका सोल सप्लायर होगा, सोल सेलर होगा, और सारा मार्केट का प्रॉफिट उसे खुद मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, जब आपने रिस्क लिया तभी आपको प्रॉफिट मिला, अगर आप रिस्क भी नहीं लेते तो प्रॉफिट भी नहीं होता। देन है रीजंस, वो कॉजेज जिनके कारण हमें बिजनेस रिस्क उठाने पड़ते हैं। सो देयर आर सर्टेन कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। नंबर वन इज नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज लाइक फ्लड आ गया, अर्थक्वेक हो गया, नेचुरल कैलामिटी कोई आ गई, सुनामी आ गई। सो दीज आर द नेचुरल कॉजेज जिस पर ह्यूमन कंट्रोल नहीं होता। आप मिनिमाइज नहीं कर सकते अर्थक्वेक के आए हुए लॉस को, या ऐसा नहीं हो सकता कि अर्थक्वेक सिर्फ आपके लिए ही है, दूसरे के लिए नहीं है। अगर वो अर्थक्वेक आया है तो वो सब जगह के लिए होगा। लाइक राइट नाउ जो कोरोना वायरस कोविड-19 जो प्रॉब्लम आई है, इट इज नॉट जस्ट फॉर वन शॉप और वन कैटेगरी ऑफ बिजनेस और वन इंडस्ट्री, ये सबके लिए है। तो इससे अगर मार्केट डाउन हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ स्लो हो रही है, अर्निंग्स पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो सबकी अर्निंग्स पे इफेक्ट पड़ रहा है साइमल्टेनियस। दिस इज व्हाट नेचुरल कॉजेज। नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमन कॉज। ह्यूमन कॉज होता है बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस ऑफ अ ह्यूमन, थेफ्ट की वजह से, स्ट्राइक की वजह से, लॉकआउट की वजह से, मतलब जो ह्यूमन के कॉजेज हैं। आपके यहाँ जो पर्सन काम कर रहा था वो आपके यहाँ से सामान चोरी करके लेके चला गया, नाउ दिस इज अ ह्यूमन कॉज। और ह्यूमन रिस्क को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, हम थोड़े से ज़्यादा प्रोटेक्टिव रह सकते हैं, थोड़े से ज़्यादा कॉशियस रह सकते हैं उस ह्यूमन रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। देन देयर आर इकोनॉमिक रिस्क। इकोनॉमिक रिस्क कैसे होते हैं कि हमारे गुड्स की डिमांड अचानक से फॉल हो गई, या अचानक से डिमांड बढ़ गई, या मार्केट में कंपटीशन इंक्रीज हो गया, गवर्नमेंट ने कुछ न्यू पॉलिसीज लॉन्च कर दी गुड्स के प्रोडक्शन या सेलिंग को लेकर के। सो ये सब इकोनॉमिक रिलेटेड इश्यूज हैं जिनकी वजह से बिजनेस में फ्लक्चुएशंस होते हैं। एंड देन देयर आर अदर कॉजेज। अदर कॉजेज लाइक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस हो रहा है, मतलब हमारे देश की इकोनॉमी में, हमारे देश की गवर्नमेंट में हर टाइम पे कोई ना कोई गवर्नमेंट शिफ्ट कर रही है। लाइक राइट नाउ एमपी में कांग्रेस आई एंड आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 14 to 15 months वो गवर्नमेंट चली गई एंड देन अगेन बीजेपी इज इन रूल। तो ये क्या है, ये पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस हैं। नाउ इसकी वजह से इफेक्ट बिजनेस को कैसे पड़ता है कि पहले जो गवर्नमेंट थी उसने कुछ और रूल्स बनाए, फिर जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आई उनने कुछ रूल्स फ्रेमवर्क चेंज कर दिया, अब उसको हट करके अगेन एक दूसरी गवर्नमेंट आ गई है तो वो फिर से कोई न्यू रूल लगाएगी या पुराने रूल्स को अप्लाई कर देगी। तो इस वजह से बिजनेस की डे टू डे वर्किंग पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। एंड अगेन एक मशीनरी फेलियर हो गया, हमारे यहाँ फैक्ट्री में प्रोडक्शन मशीन चल रही थी, अचानक से चलना बंद होगी, तो उसकी वजह से भी लॉसेस क्रिएट हो सकते हैं। नाउ देन द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज, अभी तक हमने जितना भी कुछ समझा हम एक नटशेल में अगर रिवाइज करें कि हमने बिजनेस के बारे में देखा, व्हाट इज बिजनेस, गुड्स एंड सर्विसेज देखे, बिजनेस के नेचर देखा, बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी,
उसके बाद हमने बिजनेस के डिफरेंशिएशन पढ़े कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस होता है। देन हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी का क्लासिफिकेशन देखा इंडस्ट्री और कॉमर्स के बेसिस पर। इंडस्ट्री के टाइप्स पढ़े, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी इंडस्ट्रीज, उनके अंदर अलग अलग और डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज पढ़ी। यहाँ हमने कॉमर्स में ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड पढ़ा कि ट्रेड इज सिंपली जस्ट अ ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड ऑक्सिलरीज में देयर आर डिफरेंट सर्विसेज विच फैसिलिटेट्स एंड प्रमोट्स द ट्रेड। उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस पढ़ा, जिसमें हमने वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स देखे, लाइक मार्केट स्टैंडिंग, प्रॉफिट अर्निंग and other objectives, expansion of physical resources, financial resources, like this. Then we have came to the topic of business risk कि business risk क्या होता है, कैसे business risk cause होते हैं, उनका nature क्या होता है, और कैसे हम risk को थोड़ा बहुत भी minimize कर सकते हैं. Now at the end अब हम वो पॉइंट स्टडी करेंगे विच वी हैव टू कीप इन माइंड व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड व्हेन वी वांट टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज, जहाँ पर हमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को ध्यान रखना होगा. सो द फर्स्ट पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस. सबसे पहले तो हमें यही डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किस लाइन का बिजनेस करना चाहते हैं, किस स्ट्रीम ऑफ बिजनेस में जाना चाहते हैं, और जिस स्ट्रीम ऑफ बिजनेस में जाना चाहेंगे उसके हिसाब से हमें उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए. लाइक हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या मशीन्स लगेंगी, क्या टेक्नोलॉजी की हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्या रॉ मटेरियल चाहिए, और हमारा इस बिजनेस का मार्केट कौन होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसे खाने पीने की चीज़ों का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, हम कोई न्यू चिप्स डेवलप कर रहे हैं या कोई नया जूस या इस तरह की चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, तो हमें पता होगा हमारा एक डायरेक्ट एम होगा कि हमें किसे टारगेट करना है, छोटे बच्चों को टारगेट करना है या यंगस्टर्स को टारगेट करना है. इफ़ वी आर मैन्युफैक्चरिंग सम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाइक मोबाइल फोन्स और कैमराज और सम वॉच लाइक थिंग, मोबाइल वॉचेस, स्मार्ट वॉचेस, तो इस तरह की अगर हम चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो अगेन हमारे सामने एक टारगेट होगा कि हम बिजनेस पर्सन को टारगेट कर रहे हैं या हम यंगस्टर्स को टारगेट कर रहे हैं. तो वहाँ पर हमें मटेरियल के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, मेथड के बारे में, मार्केट स्टडी के बारे में पूरा नॉलेज होना ज़रूरी है, तब हम लाइन ऑफ बिजनेस डिसाइड करेंगे. नेक्स्ट इज द साइज ऑफ फर्म. नाउ दिस डिपेंड कि आप अपने बिजनेस के ऊपर कितना बिलीव करते हो. लाइक अगर आपको ये लगता है कि द प्रोडक्ट विच यू आर प्रोड्यूसिंग, यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस, ये मार्केट में काफ़ी अच्छा चलेगा और लोग इसे डेफिनेटली खरीद लेंगे, इसका मार्केट बहुत अच्छा होगा, तो आप डेफिनेटली एक बड़े साइज ऑफ बिजनेस से शुरू कर सकते हैं. बट अगर आपको थोड़ा भी ये लगता है मन में कि नहीं ये बिजनेस अच्छा नहीं चल सकता मतलब ये एकदम से उतना खास रिस्पॉन्स नहीं देगा, तो फिर हम बेटर है कि उसे छोटे स्केल से स्टार्ट करें, सो दैट अगर रिस्क होता भी है, लॉस होता भी है, तो वो मिनिमम होगा और हम उसे बेयर कर सकेंगे. Next point is choice of form of ownership. Now we have again a complete chapter on form of ownership. यहाँ पर हमें सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है कि बिजनेस को बहुत सारे तरीक़ों से भी किया जा सकता है. आप एक सिंगल अपने खुद के बेसिस पर भी बिजनेस कर सकते हो. यू कैन फॉर्म अ पार्टनरशिप कि आप और आपका फ्रेंड या आप और आपके फैमिली का कोई मेंबर मिलके वो स्टार्ट कर लो, या 2-3 फ्रेंड्स का ग्रुप स्टार्ट कर लो. यू कैन गो विद फैमिली बिजनेस, लाइक हमें मोस्टली पंजाबी फैमिली में, सिंधी फैमिलीज में देखने को मिलता है कि उनकी पूरी फैमिली जनरेशन होती है जो बिजनेस कर रही होती है, तो इस तरह का हम फैमिली बिजनेस भी कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो फॉर्म एसोसिएशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप ऑफ थिंग, जहाँ पर एक 4-5 लोग मिलकर के एक सोसाइटी बनाएंगे, 10 लोग मिनिमम चाहिए होते हैं और उसके बाद हम उस पर वर्क करेंगे. वी कैन ऑल्सो गो फॉर अ कंपनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस. तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन की चॉइसेस है, ओनरशिप की चॉइसेस है, जिस पर हमें बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान देना होगा. लाइक हम लायबिलिटी कितनी रखना चाहते हैं बिजनेस की, हम बिजनेस का प्रॉफिट डिवीजन कैसे करेंगे, बिजनेस में टेक्नोलॉजी कैसे आएगी, बिजनेस की लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या होने वाली है, हम बिजनेस को कितने लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू करना चाहते हैं, इन सब के डिपेंड करता है, इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा फॉर्म ऑफ ओनरशिप चूज करते हैं. Next is the location of business enterprise. Now location plays a very important role in the success of business, and the location depends कि आप कौन से प्रोडक्ट में डील कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल आपको एक नॉर्मल ग्रोसरी शॉप, एक नॉर्मल किराना स्टोर ओपन करना है, तो वो आप मेन मार्केट में नहीं ओपन कर सकते, क्योंकि मेन मार्केट में लोग ग्रोसरीज खरीदने जाते ही नहीं है. तो लोग ग्रोसरीज कहाँ खरीदना पसंद करते हैं? अपने रेसिडेंशियल एरिया में. इतने डिस्टेंस होना चाहिए आपकी ग्रोसरी शॉप और आपके घर में कि लोग आसानी से वॉक करके जाएं और सामान लेकर घर आ जाए. तो आपने मोस्टली देखा भी होगा कि इस तरह की शॉप्स लोकल एरियाज में, रेसिडेंशियल एरियाज में ही होती हैं. इफ़ यू गो टू
लिटिल बिट मार्केट, आपके एरिया का कोई बड़ा मार्केट है वहां तक जाओगे तो वहां पर देन आपको गारमेंट स्टोर्स, वहां पर गिफ्ट शॉप्स, वहां पर कुछ साइबर कैफे सॉर्ट ऑफ थिंग्स, वहां पर एक आध रेस्टोरेंट्स छोटे मोटे इस तरह की चीजें दिखेंगे। वहां पर वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो थोड़ा सा मेन मार्केट है जहां पर लोग कुछ अदर सामान खरीदने भी आ सकते हैं। इफ यू गो टू मेन सिटी, वहां पर मेन सिटी में क्या दिखेगा? मेन सिटी में देखेंगे आपको मॉल्स, मेन सिटी में देखेंगे बड़े स्टोर्स लाइक बिग बाजार है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, मॉल्स हैं। इसके अलावा आपको वहाँ पे टाइटन शोरूम्स मिलेंगे, फास्ट ट्रैक शोरूम्स मिलेंगे, वहाँ पर आपको रीबॉक शोरूम्स मिलेंगे, वुडलैंड शोरूम्स मिलेंगे। तो इस तरह के शोरूम्स वहाँ पर क्यों बनाए? क्योंकि वो मेन सिटी है, वहाँ पर शहर से कोई भी बंदा आ सकता है सामान खरीदने के लिए, किसी भी एरिया का पर्सन है वो भी आ सकता है वहां पर सामान खरीदने। तो यहाँ पर लोकेशन इफेक्ट करती है कि आप किस बिजनेस को चूज कर रहे हो और उसे कहाँ पर प्लेस करना है। देन देयर इज फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन। आप अपने बिजनेस को कैसे फाइनेंस करोगे, ये एक अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमें यहाँ पर ये चीज डिसाइड करनी पड़ेगी कि हमें कितने बिजनेस के में कितनी कैपिटल फंडिंग की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हम किस किस सोर्सेज से वो कैपिटल गैदर कर सकते हैं और हम उस कैपिटल को बेस्ट यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। लाइक मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है एंड आई नीड 10 लाख रुपीज फॉर दैट। तो अभी 10 लाख में मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अच्छा 4-5 लाख की मेरे पास सेविंग्स रखी हुई है और 2-3 लाख हम किसी फ्रेंड से या फैमिली मेंबर से बोरो कर लेंगे, रेस्ट को हम फाइनेंस करा के बैंक से लोन ले लेंगे। तो मैंने स्ट्रक्चर डिसाइड कर लिया। उसके बाद मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इस कैपिटल को अब मुझे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना फिक्स्ड एसेट चाहिए है, कितना हम अपने पास एज अ कैश लिक्विड फॉर्म में बचा के रखेंगे, कितने को हम थोड़ा सा शोकेस दुकान को अच्छा दिखाने के लिए बना देंगे, थोड़ा सा शोकेस लाइटिंग वगैरह लगाएंगे। तो ये सारी चीज कैपिटल के अरेंजमेंट में जाती है। नेक्स्ट इज फिजिकल फैसिलिटीज। फिजिकल फैसिलिटीज क्यों इंपॉर्टेंट है? हमें इक्विपमेंट्स चाहिए, हमें मशीन्स चाहिए बिजनेस में वर्क करने के लिए। तो हमें ये भी चेकआउट करना पड़ेगा कि जिस प्रोडक्शन में अगर हम जा रहे हैं या हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं वहां पर हमें रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स, रिक्वायर्ड मशीनरीज इजीली अवेलेबल है या नहीं है। देन प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट मीन्स हम अपने बिजनेस का एक स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में जाते हो तो वहां पर क्या होता है कि सबसे पहले एक मिक्सिंग मशीन होगी जो आपका फ्लोर, आपकी शुगर, आपके मिल्क सॉलिड्स इन सबको मिक्स कर रही होगी। देन बेकिंग मशीन, देन कटिंग मशीन्स होगी जो उस फ्लावर को लेकर के वहां तक जाएगी, फिर उसमें डिजाइन कट होंगे या शेप्स बनेंगे, देन वो बेक होंगे, देन वो चेक होंगे, इसे लॉन्ग प्रोसेस करके बाद में वो पैक होकर के फिर फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो ये एक कंप्लीट लेआउट था, एक प्रोसेस थी कि पहले आपको मिक्सर ही लगाना पड़ेगा, फिर आपको कटिंग लगाना पड़ेगा, फिर आप बेक करोगे। अब आप अगर इसको इंटरचेंज कर दो कि पहले मिक्सर लगा दो, फिर पैकिंग मशीन रखो, उसके बाद बेकिंग वाला रखो और डिजाइन एंड कटिंग सबसे लास्ट में रख दो, तो अब क्या होगा? दिस इज अननेसेसरी टाइम वेस्ट। आपकी एक्टिविटीज उतने इजीली स्मूथली नहीं चल पाएंगी। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस का एक लेआउट बना हो कि किस एक्टिविटी के बाद कौन सी प्रोसेस करनी है, सो दैट हम कम से कम टाइम पे ज्यादा आउटपुट जनरेट कर सके। देन देयर इज वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इज कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स। हमें काफी कमिटेड वर्कफोर्स चाहिए, काफी कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स चाहिए, क्योंकि वो वर्कर्स ही हैं जो बेसिक आपके बिजनेस को सक्सेस करते हैं, आपके बिजनेस में काम करेंगे। और टाइम टू टाइम उनको हमें मोटिवेट करना, उनको ट्रेन करना भी जरूरी है, सो दैट वो अपनी हाईएस्ट एफिशिएंसी पर काम कर सके। नेक्स्ट इज टैक्स प्लानिंग। टैक्स इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि अगर आप बिजनेस करने जा रहे हो तो वहां पर आपको टैक्स की चीजें तो आएगी। अगर आप सामान सेल करोगे तो आपको वहां पर जीएसटी, अब तो जीएसटी है, पहले सेल्स टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स वगैरह होता था, तो नाउ यू हैव टू पे जीएसटी। फिर आपके बिजनेस की इनकम पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा एंड देयर आर अदर मेनी सोर्सेज ऑफ टैक्स। तो वहां पर आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा, वहां पर आपको पूरा एग्जामिन करना पड़ेगा कि आप जिस भी बिजनेस लाइन में जा रहे हो वहां पर कौन से टैक्सेस इंपॉर्टेंट है और आपको किस किस मोड से टैक्स को पे करना पड़ेगा। देन लास्ट इज द लॉन्चिंग ऑफ योर एंटरप्राइज। जब आपने सारे पॉइंट स्टडी कर लिए, आपका पूरा प्लान रेडी है, आपने सारा कैपिटल अरेंज कर लिया है, आपके पास वर्कफोर्स आ गया है, आपने पूरा प्लांट लेआउट बना के रखा है, सारे मटेरियल, सारे रिसोर्सेज इकट्ठा कर लिए हैं, तो एट लास्ट just go cut the ribbon of your business and start doing it. It is very necessary, very important and very exciting to go for a business. So I hope all of the concepts are very much clear. We will discuss this chapter again in the class.
Just for little bit of explanation, I'm here to assist you, and if you have any doubts regarding this, just send me back your questions. I'll answer them all. Thank you.